पाकिस्तान की बात, नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन भारत के खिलाफ मुनीर ब्रिगेड की ठंडी धमकियों वाले डीप फ्रीजर से वही घिसी पिटी पुरानी धमकी निकलकर सामने आई है। ध्यान से देखिएगा ये रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे डर के आगे धमकी है। मुनीर का हाल यही है। पूरी दुनिया नया साल मना रही है और पाकिस्तान धमकी ईयर मना रहा है। लीप ईयर तो सुना होगा आपने, वैसे ये धमकी ईयर है पाकिस्तान के लिए। घिसी पिटी धमकियों के साथ कूटनीति की डर्टी पिक्चर रिलीज कर रहा है। इसके मुख्य किरदार तानाशाह असीम मुनीर हैं और मुनीर का साथ दे रहे हैं हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी, वो आतंकी जो कि मोस्ट वांटेड हैं। ये हाफिज सईद, खैर ये सब नए साल पर भारत को धमकी दे रहे हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान में धमकियों का बाजार सजा दिया है। हर कोई धमकियों का थोक विक्रेता बना हुआ है। दिलचस्प तो यह है कि साल तो भले ही नया शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के इस नफरती बाजार में धमकियां वही पुरानी हैं। नए साल के मौके पर तानाशाह मुनीर ने क्या कहा, आईएसआई के बिल में छिपे हाफिज सईद ने क्या कहा, पहलगाम के गुनहगार और मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी ने क्या कहा, बारी बारी से सबकी बौखलाहट दिखाएंगे। पहले भारत के डर पर पाकिस्तान की धमकी वाला डीप फ्रीजर देख लेते हैं। इस डीप फ्रीजर में धमकी देने के लिए इस्तेमाल हर एक शब्द बेहद ठंडे, बासी और निर्जीव थे। ये धमकी हमने जब डिकोड की तो पाकिस्तान की हार साफ दिखाई दी। शुरुआत सीडीएफ असीम मुनीर से करते हैं। फील्ड मार्शल मौलाना मुनीर असीम मुनीर रावलपिंडी में जनरल हेडक्वार्टर्स में बलूचिस्तान पर एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। यहां पर उन्होंने भारत का नाम लिए बिना कहा, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे। अच्छा, किसी हद तक जा सकते हैं, ठोस और निर्णायक जवाब देंगे। तीनों में ही उल्टे पड़े थे ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो। खैर, मुनीर की इन धमकियों के पीछे उनकी हर फ्रंट पर नाकामी है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर तक मुनीर के जवान बेरहमी से मारे जा रहे हैं। इमरान खान जेल के अंदर से ही सिरदर्द बने हुए हैं। पीओके में आए दिन सत्ता और सेना विरोधी प्रदर्शन होते रहते हैं। गृह युद्ध जैसे हालात हैं। मुनीर डूरन लाइन पर फंस चुके हैं। तालिबानी सेना भी मुनीर ब्रिगेड को मार रही है। भारत के ब्रह्मोस से मुनीर अपने 11 एयरबेस तक नहीं बचा पाए थे। मुनीर को पता होना चाहिए, भारत में ऐसे बड़बोले व्यक्ति को कागजी शेर कहा जाता है। क्या मुनीर को पता है कि एक दिन पहले ही अमेरिकी थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में भविष्यवाणी की थी कि 2026 में पाकिस्तान 2 फ्रंट पर गिर सकता है। भारत के अलावा तालिबान भी मुसीबत बन सकता है। मुनीर को यह सुनकर हद पार नहीं करनी चाहिए। मुनीर के इशारे पर हाफिज सईद और सैफुल्ला कसूरी भी बेलगाम हो चुके हैं। भारतीय सेना ने जिनके कई ठिकाने मई में ध्वस्त किए थे, लाहौर से हाफिज सईद का आतंकी पैगाम लश्कर टेररिस्ट सैफुल्ला कसूरी ने सुनाया। उसकी पूरी बातों को हम मंच नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ एक लाइन बताएंगे जिसे सुनकर शायद आपको हंसी आ सकती है। हाफिज ने कहा है कि भारत अगले 50 वर्षों तक पाकिस्तान को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। मतलब हाफिज सईद भारत के हमलों से बर्बाद मुरीद के हेडक्वार्टर की मरम्मत तक नहीं करवा पाया है, चंदा इकट्ठा कर रहा है। भारत के हमलों के डर से आतंकी अड्डे को बलूचिस्तान में ले जाकर शिफ्ट करना पड़ा है। पीओके में जो थोड़े बहुत लश्कर के आतंकी बचे हैं, उनमें भी भारतीय सेना का खौफ है। और कब्र में पैर लटकाए हुए हाफिज सईद बड़ी बड़ी डींगे मार रहा है। खुद आईएसआई के बिल में छिपा है। जिंदा है या नहीं है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान में खुले में घूम रहे लश्कर आतंकियों की मुसीबत ये बढ़ा रहा है। हालांकि इस धमकी के बीच कसूरी ने कबूला कि लश्कर के आतंकी ठिकाने को भारत ने निशाना बनाया था। बात जहां तक मुनीर की है, वो नफरत फैलाने के लिए कितना ही मजहबी काट क्यों न चले, उनका घर में ही घेराव और विरोध अब निश्चित है। और फिक्र में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ईरान में तख्ता पलट वाले विद्रोह की। तेहरान जल रहा है, पूरा ईरान उबल रहा है। सिर्फ महंगाई या करेंसी का नहीं है सवाल, बल्कि सवाल है कि क्या ईरान तख्ता पलट की दहलीज पर खड़ा है। ईरान की सड़कों पर गुस्सा है, आग है, गोलियां हैं, सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह है।
राजधानी तेहरान से उठी चिंगारी अब पूरे देश को जला रही है। जेनजी सड़कों पर है, दुकानदार सड़कों पर हैं। ईरान के 21 राज्यों में बगावत की चिंगारी सुलग रही है। ईरान में नए साल की शुरुआत भी भीषण प्रदर्शन से हुई। ईरान में तानाशाह मुर्दाबाद और डेथ टू डिक्टेटर के नारे लग रहे हैं। सवाल है कि क्या ईरान में इस प्रदर्शन के पीछे इजराइल और अमेरिका का हाथ है? ईरान में लाखों लोग अब इस्लामिक राष्ट्र के टैग से आज़ादी पाना चाहते हैं। क्या अब 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले वाले ईरान की कल्पना की जा सकती है? क्या ईरान में हो रहा प्रदर्शन उसका संविधान बदल देगा? फिक्र की इस रिपोर्ट में देखिए। ये वो इस्लामिक राष्ट्र है जिसकी लाखों की आवाम अब खुला विद्रोह कर चुकी है। महंगाई के खिलाफ शुरू हुआ ये प्रदर्शन अब ईरान के इस्लामीकरण से आजादी चाहता है। ईरान के लाखों लोग अब खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। ईरान में खामनेई मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर हैं। तेहरान, कराच, इस्फहान, शिराज, यज़्द और केरमनशाह एक के बाद एक शहर धधक रहे हैं। जनता का विद्रोह इतना बढ़ गया है कि अब सीधे पुलिस पर फायरिंग हो रही है। इसमें कई पुलिस वालों के घायल होने की भी खबर है। अब इन तस्वीरों को देखिए। यहां हजारों लोगों में गुस्सा साफ देखा जा सकता है। वो किसी भी कीमत पर खामनेई का शासन नहीं चाहते। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी ईरान के असादाबाद में पैरामिलिट्री हेडक्वार्टर को आग के हवाले कर दिया गया। तेहरान में एक जगह महिलाओं ने अपने हिजाब को हवा में उछालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों में इतना गुस्सा है कि उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र का झंडा भी जमींदोज कर दिया। यह कोई मामूली प्रदर्शन नहीं है, यह सिस्टम के खिलाफ बगावत है। ईरान के 21 प्रांतों में बाजार बंद हैं, सरकारी दफ्तर ठप हैं, रियाल ऐतिहासिक गिरावट पर है, महंगाई 40% के पार पहुंच गई है। आम ईरानी सवाल कर रहे हैं कि वो कब तक सजा भुगतेंगे। ईरान में हर तरफ सड़कों पर नारेबाजी देखने को मिल रही है। इन लोगों ने कहा कि ईरान को 1979 में हाईजैक कर लिया गया था। अब उन्हें 1979 से पहले वाला ईरान चाहिए। जबकि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान कह रहे हैं कि वो इस प्रदर्शन के पीछे इजराइल या अमेरिका का हाथ नहीं मानते, ये उनकी सरकार की नाकामी है। अब ईरान में इस प्रदर्शन के पीछे की बड़ी वजह भी जान लीजिए। करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले 50% तक गिर चुकी है। दिसंबर में महंगाई दर भी करीब 50% पहुंच गई। खाने पीने की चीजें 70% से ज्यादा महंगी हो चुकी हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों ने तेल निर्यात और विदेशी मुद्रा को तोड़ दिया है। छोटे दुकानदार और व्यापारी कारोबार बंद करने को मजबूर हैं। जिन लोगों ने कभी इस्लामिक क्रांति का समर्थन किया था, आज वही लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें 1979 से पहले वाला ईरान चाहिए, क्योंकि पेज़ेश्कियान और खामनेई ने मिलकर ईरान के लोगों से उनका हक छीन लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। अब लोग इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले वाले ईरान की मांग कर रहे हैं। आखिर 27 वर्ष बाद 2026 में ईरान के लोगों को 1979 से पहले के ईरान की याद क्यों आ रही है? आखिर वो कैसा दौर था जब ईरान में लोगों को आज़ादी थी? आखिर उनकी आज़ादी क्यों छीनी गई? और कैसा था इस्लामिक क्रांति से पहले का ईरान? फिक्र की इस रिपोर्ट में देखें। इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ है 1979 से पहले का ईरान और दूसरी तरफ 2026 का ईरान। पिछले 27 साल में ईरान कितना बदल गया है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। कभी ईरान में महिलाओं को आजादी थी और पश्चिमीकरण हावी था, लेकिन 1979 के बाद सब बदल गया। धार्मिक कट्टरता बढ़ गई, महिलाओं के अधिकार छीन लिए गए। आज के ईरान के बारे में आप बखूबी जानते हैं। महिलाओं पर जुल्म ढाए जाते हैं, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आखिर 27 साल पहले का ईरान कैसे बिल्कुल अलग था?
देखिए, ये 1979 से पहले का ईरान है। एक ऐसा ईरान जिसे आज की तस्वीरों से पहचानना मुश्किल हो जाता है। तब सड़कों पर चलती महिलाएं डर के साए में नहीं जीती थी। तब पुलिस हिजाब नापने में व्यस्त नहीं थी। तब ईरान में महिलाएं जीन्स पहनती थीं, कॉन्सर्ट होते थे, फिल्में बनती थीं, तेहरान की सड़कों पर, कैफे में, आर्ट गैलरीज और यूनिवर्सिटी कैंपस में महिलाएं खुलेआम बिना सिर ढके घूमती थीं। तब ईरान में महिलाएं फुटबॉल खेलती थीं और उन्हें देखने हजारों की संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंचते थे, क्योंकि तब ईरान में नैतिक पुलिस नहीं थी। लोग डर के कारण नहीं बल्कि अपनी आस्था से नमाज पढ़ते थे। 1979 से पहले का ईरान परफेक्ट नहीं था। समस्याएं तब भी थी, राजनीति तब भी जटिल थी, लेकिन जीवन पर पहरा नहीं था। महिलाओं की आजादी को अपराध नहीं माना जाता था। मुस्कुराने को गुनाह नहीं कहा जाता था। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता था। तब ईरान में राजवंश का शासन था और मोहम्मद रजा पहलवी देश चला रहे थे। अमेरिका के सहयोगी के रूप में पहचान बनाने वाले मोहम्मद रजा शाह ने श्वेत क्रांति की शुरुआत की, जिसमें भूमि सुधार और महिलाओं के अधिकार शामिल थे। लेकिन ईरानी कट्टरपंथियों को यह रास नहीं आया और ईरान में तख्ता पलट हो गया। आज उनके बेटे रजा पहलवी अमेरिका में निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं और ईरान में खामनेई के खिलाफ विद्रोह का समर्थन कर रहे हैं। 1979 की क्रांति आजादी के नाम पर आई थी, लेकिन आज ईरान की नई पीढ़ी पूछ रही है, अगर यही आजादी है तो गुलामी किसे कहते हैं? यही वजह है कि 1979 से पहले वाला ईरान आज फिर लोगों की यादों में जिंदा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। आज नए साल का पहला दिन है और इस दिन की शुरुआत ज्यादातर लोगों ने भगवान को याद करके की होगी। कुछ लोगों ने अपने घरों में पूजा की होगी तो कुछ लोग आसपास के मंदिर में गए होंगे। आज कई लोग देश के बड़े मंदिरों में दर्शन करने पहुंचे। अब उन मंदिरों की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर की है। नए साल के मौके पर हजारों श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंचे। रात 1 बजे से हनुमानगढ़ी मंदिर के बाहर भक्तों की लाइन लगनी शुरू हुई और दोपहर 12 बजे तक हजारों लोग कतार में खड़े हो गए। हनुमानगढ़ी मंदिर के अलावा अयोध्या में नए साल के अवसर पर प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए भी हजारों श्रद्धालु पहुंचे। नए साल के पहले दिन कुछ इसी तरह की तस्वीरें मथुरा और वृंदावन से भी आईं। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। हालात काबू में रहे इसलिए प्रशासन ने पहले ही चाक चौबंद व्यवस्था की हुई थी। मंदिर से लेकर बाहर चौराहे तक भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई थी। इसके अलावा वैष्णो देवी, काशी विश्वनाथ, महाकाल, जगन्नाथपुरी और शिरडी साईं बाबा मंदिर में भी नए साल के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ होगी। सुबह से जो श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा था अयोध्या में, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हम आपको टॉप एंगल व्यू दिखाते हैं, हनुमानगढ़ी के रास्ते की तस्वीर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ आप देखिए और ये तस्वीरें आप जहाँ तक हम अपने कैमरा को पैन कर सकते हैं वहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे और आपको खचाखच भीड़ यहाँ पर दिखाई देगी। 1 बजे से भीड़ लग गई थी पूरी। लाइन 1 बजे से ही लग गई थी। श्रद्धालुओं का इतना भीड़, इतना हल्ला, जय श्री राम जय श्री राम नारा 1 बजे से ही लग गया था। 1 जनवरी को जो न्यू ईयर है वो यही मनाते हैं। हर साल हम लोग यहाँ पे आना है, काशी विश्वनाथ या फिर अयोध्या धाम या मथुरा वृंदावन। मैं इस वक्त बांके बिहारी मंदिर की गलियों में मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2026 का आगाज कैसा हो रहा है। ये भीड़ के माध्यम से आप देखिए, मैं तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। ठाकुर बांके बिहारी भक्तों का सैलाब किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? आप खूब मस्ती के साथ जश्न मनाते हुए बांके बिहारी का दर्शन करते हुए। मुझे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हम हैदराबाद से आ रहे हैं। अभी तक न्यू ईयर सेलिब्रेशन हमको पता भी नहीं है। हर साल यहाँ पर ही आते हैं। नव वर्ष के मौके पे तो साईं बाबा के दर पे आना ही था। के साथ है, साईं का विश्वास, साईं का आशीर्वाद चाहिए, बस यही है सर। उनका आशीर्वाद पूरे साल हमारे साथ रहे। साईं बाबा से आस्था जुड़ी हुई है और बाबा से जो कहें या हर समस्या में, हर परेशानी में बाबा बिल्कुल जो है साथ खड़े रहते हैं। और फिक्र में वक्त है पॉलिटिकल फाइल खोलने का। आज हमारी इस फाइल की पहली रिपोर्ट शाहरुख खान पर आधारित है। वो अभिनेता जिनके खिलाफ भारत में ही विरोध के सुर सुनाई पड़े हैं। हालांकि इसमें तर्कम और नफरत की मात्रा थोड़ी ज्यादा है। वैसे गुस्सा एक्टर शाहरुख खान पर नहीं है, बल्कि आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान के खिलाफ है। लेकिन फिर भी ध्यान से देखिए, इसमें बांग्लादेश वाला एंगल है।
वो देश जहां से आए दिन हिंदुओं की हत्या की खबरें आ रही हैं। किंग खान पर जुबानी तीर चलाने वाले दो किरदार हैं। एक है बीजेपी के नेता संगीत सोम, जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। विधानसभा चुनाव हारने के बाद से कोई पूछ ही नहीं रहा, इसी बहाने उन्होंने चर्चा में आने का मौका ढूंढ लिया। दूसरे किरदार हैं कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर, जिन्होंने शाहरुख खान को एक चेतावनी दी है। बीजेपी नेता संगीत सोम की जुबान का तो इस कदर ब्रेक फेल हुआ कि उन्होंने शाहरुख खान को गद्दार बता दिया। वहीं देवकी नंदन ठाकुर ने एक कथा के दौरान शाहरुख को हिंदू विरोधी बता दिया। इस गुस्से की वजह है बांग्लादेश का एक खिलाड़ी जिसे शाहरुख खान की टीम केकेआर ने आईपीएल में खरीदा है। नाम है मुस्तफिजुर रहमान। सबसे पहले संगीत सोम की बात सुनिए। मेरठ के बीजेपी नेता संगीत सोम बुधवार को अटल स्मृति सम्मेलन और एसआईआर कार्यशाला में पहुंचे। यहां पर उन्होंने कहा शाहरुख खान देश के गद्दार हैं, क्योंकि उनकी टीम केकेआर ने आईपीएल में बांग्लादेश के क्रिकेटर के लिए बोली लगाई है और उसे खरीद लिया। संगीत सोम कहते हैं ये वही बांग्लादेश है जहां हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। इसीलिए संगीत सोम बांग्लादेश के खिलाफ मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ रुपए में खरीदे जाने पर गुस्से में है और कह रहे हैं जनता इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वैसे राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटने वाले संगीत सोम को हम याद दिलाना चाहते हैं कि वो जिस पार्टी से आते हैं केंद्र में उसी की सरकार है। शाहरुख पर गद्दारी की मोहर लगाने से बेहतर होता वो सरकार से अपील करते कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स पर आईपीएल में खेलने के खिलाफ बैन लगाया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के बजाय शाहरुख को ही टारगेट कर दिया। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान खेलने नहीं आ सकता तो बांग्लादेश का खिलाड़ी भारत में कैसे खेलने आ सकता है? मैं पूछना चाहता हूं कैसे आ सकता है वो रहमान? वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे और शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीद कर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे। ये बिल्कुल नहीं चलेगा और भारत की जनता इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अब बॉलीवुड एक्टर के खिलाफ एक कथावाचक का क्रोध देखिए। इनका नाम है देवकी नंदन ठाकुर। इसी स्टूडियो में आप उनको देख चुके हैं। यहीं पर संगीत सोम की तरह ये भी केकेआर में बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीदे जाने से आहत है। मथुरा में कथा के दौरान इन्होंने कहा कि बांग्लादेश का एक भी खिलाड़ी भारत में नहीं आना चाहिए था, लेकिन जिस टीम ने उसे खरीदा है वो शाहरुख खान की टीम है। इसके बाद उन्होंने भी शाहरुख को राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांट दिया और कहा सुना है उसे ऐसे लोग ही पसंद हैं जो हिंदुओं को दुख दें। उन्होंने शाहरुख को एक चेतावनी भी दी कि बांग्लादेशी खिलाड़ी को तुरंत बाहर करो। जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? तुम एक सीरियल में काम करते थे, छोटा सा काम, 500,000 रुपए पर डे पे काम करते थे। आज उस देश ने तुम्हें इतना प्यार दिया और तुमने कोई सिर्फ एक तुम्हारे समुदाय ने नहीं दिया, हिंदू समाज ने भी बहुत ढेर सारा प्यार दिया। उसका फलस्वरूप क्या है? इस देश का ऋण कैसे चुकाओगे? ऐसे चुकाओगे? बांग्लादेशी क्रिकेटर को लाकर हमारी छाती पे खिलाकर, ये है तुम्हारा प्यार इस देश के लिए? तो हम यही कहेंगे केकेआर का मैनेजमेंट, उनके बॉस ये समझें और उस क्रिकेटर को बाहर करें। वैसे बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में खेलेंगे या नहीं, इसे लेकर बीसीसीआई की ओर से कुछ अपुष्ट खबरें भी हैं। बताया जा रहा है कि क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर बैन लगाने को लेकर वेट एंड वॉच के मोड में है। उसे सरकार के निर्देशों का इंतजार है। पिछले साल बीसीसीआई ने टीम इंडिया का बांग्लादेश दौरा रद्द कर दिया था, लेकिन यह फैसला सरकार के निर्देश पर हुआ था। इसलिए जब तक केंद्र सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं होता है, तब तक संभावना कम है कि मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में ना खेलें। ये तभी संभव है जब राजनीतिक माहौल देखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड उनको एनओसी देने से इनकार कर दे या वो खुद ही हटने का फैसला कर लें। लेकिन लगता है कि शाहरुख खान के खिलाफ नफरत की गोलियां चलाने वालों को इन तर्कों से कोई वास्ता नहीं है। किसी को भी
राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का अधिकार नहीं है और किसी को भी राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का ठेकेदार बनने की कोशिश नहीं करनी। शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना ये कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि बांग्लादेश भारत का मित्र देश है। शाहरुख खान को गद्दार कहने से पहले 100 बार भारतीय जनता पार्टी को अपने कुकर्मों को देखना होगा। अगर संगीत सोम में हिम्मत है, हैसियत है और हौसला है तो जय शाह से पूछें, अमित शाह से पूछें क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और क्यों बांग्लादेश के खिलाड़ियों को आईपीएल की बोली में बुला रहे हैं। शाहरुख खान ने अगर टीम का एक प्लेयर ले लिया है, खरीद लिया है, तो उसमें बुराई क्या है? जो खेलने वाले बच्चे हैं उनका कोई धर्म से कोई लेना देना थोड़ा ही होता है। वो तो खिलाड़ी होते हैं, जैसे एक्टर होता है ऐसे खिलाड़ी भी खिलाड़ी होता है। तो इस तरह की बातें करना ये इस्लामोफोबिया है। कहीं ना कहीं जो इस्लाम और मुसलमान की दुश्मनी इनके दिमागों में बैठी हुई है वो कहीं ना कहीं खुलकर बाहर आ जाती है। संगीत सोम की बातें नफरत के आधार पर बांटने वाली हैं, इसीलिए उनके नफरती विरोध से आगे बढ़ते हैं और देश को एक सूत्र में बांधने वाले संदेश की बात करते हैं जो संघ प्रमुख मोहन भागवत की बातों में छिपा है। मोहन भागवत छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे। यहां उन्होंने भाषा के आधार पर हो रहे बंटवारे पर चिंता जताई। उन्होंने लोगों से कहा है कि देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं, कोशिश होनी चाहिए कि मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा भी सीखी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सारे भारत की भाषाएं हैं, अपनी राष्ट्रभाषा हैं, उनका मूल एक है, उनमें शब्द अलग अलग हैं। अपने आधे घंटे के संबोधन में मोहन भागवत ने लोगों से भेदभाव छोड़ने और सबको अपनाने की सलाह दी है। मोहन भागवत अपनी बातों के जरिए लोगों को जोड़ रहे थे, लेकिन विपक्षी दलों को उनकी इन बातों में भी कमियां दिखी। पहले देखिए मोहन भागवत ने क्या क्या कहा और फिर आपको राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया दिखाएंगे। हम यूरोप अमेरिका के नहीं है, अरब मिडिल ईस्ट के नहीं है, चीन जापान के नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के नहीं है, हम भारत के लोग हैं। तो हमको कम से कम अपने घर के चौखट के अंदर भाषा अपनी बोलनी चाहिए। मेरी मातृभाषा में मैं बोलूंगा। अपने देश में अनेक भाषाएं हैं, सबको समझ में आए इसलिए कोई एक व्यवहार भाषा चाहिए, वो भी मैं सीख लूंगा। और जिस प्रांत में मैं रहता हूं वो अगर दूसरा प्रांत है तो वहां के लोगों की भाषा भी मैं सीख लूंगा, क्योंकि सारी भारत की भाषाएं अपनी राष्ट्रभाषाएं हैं, उनका मूल एक है, उनके शब्द अलग अलग है, उनमें भाव एक है। स्वभाषा का आग्रह रखना, अपना वेश पहनना, विदेशी वेश पहनना पड़ता है मजबूरन, ठीक है, घर के अंदर कम से कम कोई पर्व त्योहार घर में है और नई पीढ़ी के लोग धोती बांध नहीं सकते, ये ठीक है क्या? दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्थापना के शताब्दी वर्ष पर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर विशाल हिंदू सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने ये बातें कही। हालांकि विपक्षी दल को उनके द्वारा कही गई ये बातें पसंद नहीं आई हैं। इन बातों को सुनने के बाद भी वो मोहन भागवत को ही सीख दे रहे हैं। देखिए, भारत हिंदुओं की देश है, ये कहते हैं। हम तो कहते हैं कि भारत सबको देश है, तो ये कहां से हिंदू आ गए पता नहीं, और ये कहां से कहां कितने बड़े हिंदू है वो भी पता नहीं। मोहन भागवत को और सारी जानकारी लेना चाहिए, कम से कम स्वामी विवेकानंद जी की जो शिक्षा वो पढ़ना चाहिए। मोहन भागवत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि भारत देश सांस्कृतिक तौर पर और जीवन पद्धति के तौर पर हिंदुओं का देश है, और हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदू संस्कृति और हिंदू जीवन पद्धति। अगर मोहन भागवत जी ये चाहते हैं तो वो बीजेपी के लोगों से क्यों नहीं कहते कि वो जबरदस्ती साउथ के लोगों पे क्यों थोपना चाहते हैं हिंदी? मोहन भागवत जी के बयान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें अपने कैडर को, बीजेपी के नेताओं को समझाना पड़ेगा। भाषा के प्रति मातृत्व की भावना जो है वो राष्ट्र की भावना है, देश की भावना है, और मातृभाषा के प्रति मातृत्व की भावना जो है वो उसको जो है सम्मान भी होना चाहिए, उसको जो है वो बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए। लैंग्वेज
लोगों को डिवाइड नहीं करती है, जोड़ती है और एक प्रायोरिटी है कम्युनिकेशन को लेके। तो हमारा मानना है महाराष्ट्र में रहते हुए आपको मराठी जरूर सीखना चाहिए, बोलना चाहिए, क्योंकि ये है आपका होम, आपका घर। आपको कितना कुछ दिया है महाराष्ट्र ने। साथ साथ हिंदी सीखना, बोलना, ये एक राष्ट्र प्रेम के लिए भी जरूरी है। और अगली खबर देश से सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से है, जहां दूषित पानी पीने से कितने लोगों की मौत हुई है, यह अब तक साफ नहीं है। सरकार कुछ कह रही है, प्रशासन कुछ और कह रहा है, और इलाके के विधायक बिल्कुल अलग आंकड़ा दे रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि इंदौर में पीने के पानी वाले नल में जहरीले पानी की सप्लाई कैसे हुई। हमने ये भी बताया था कि उस जहरीले पानी को पीने से कई लोगों ने दम तोड़ दिया है। मरने वालों का आंकड़ा हम आपको इसलिए नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि सीएम से लेकर डीएम तक ये तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि दूषित पानी पीकर मरने वालों की संख्या एक्चुअली है कितनी। कल सीएम मोहन यादव ने कहा था कि 4 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि शहर के मेयर ने कहा कि 8 लोगों की मृत्यु हुई। इस इलाके के विधायक और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आज पहले 9 बोला, फिर 8 का आंकड़ा बता दिया, जबकि स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों का दावा है कि अब तक 12 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। शासन और प्रशासन काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं या फिर कुछ छुपाया जा रहा है। और इसी कंफ्यूजन की वजह से जब इस मीडिया ने सरकार से, सिस्टम से और मंत्री से सवाल किया तो आपत्तिजनक भाषा में जवाब दिए जा रहे हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कैलाश विजयवर्गीय एक पत्रकार से अभद्रता कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने अपनी भाषा पर खेद जताया है। उन्होंने कहा कि मीडिया में एक प्रश्न पर मेरे शब्द गलत निकल गए, इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। कल की घटना के बाद आज कैलाश विजयवर्गीय ने थोड़ा कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की। स्कूटी पर बैठकर उन इलाकों में पहुंचे जहां गंदे पानी को पीने से लोगों की मौत हो रही है। लोगों से बात की और ये समझने की कोशिश की कि ये सब हुआ क्यों है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम भी इस मामले में गंभीर कवरेज कर रही है। मौजूदा स्थिति क्या है, एक बार इस रील के जरिए समझिए। भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने के कारण कई लोग बीमार हो गए और तकरीबन 8 से 9 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अब भागीरथपुरा की प्रत्येक गली में घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर पर जाकर शोक संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। अभी स्थिति काफी कंट्रोल है और पेशेंट आने की संख्या एकदम कम हुई है। लगभग 150 से 180 के आसपास पेशेंट मुझे लगता है कि हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, क्योंकि डिस्चार्ज भी होते जा रहे हैं और एडमिशन भी हो रहा है। इसलिए एकदम एग्जैक्ट फिगर मेरे पास तो नहीं है, पर हाँ 150 से 200 के बीच में फिगर होना चाहिए। मौत क्या गंभीर रूप से कोई भी अभी ऐसा डेंजर जोन में कोई भी नहीं हमारी बात हुई है। टेनिस लाइन और नर्मदा की लाइन एक साथ ही जाके जुड़ रही है और जब भी पानी आता है तो इतना गंदा पानी आता है कि बदबू आती है, वो पानी पी नहीं सकते। तो मेरी मम्मी बीमार है ना, सब लोग हॉस्पिटल में, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं, मेरा वो बीमार हो गया है, 3 दिन से भर्ती हुई है इस पानी की वजह से। पानी तो 1.5 साल हो गए गंदा आ रहा है। 12 लोग हैं, 8 लोग बीमार हैं। हमारी सासू जी 10 बजे रात को आईसीयू में भर्ती करा है। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए, टीवी 9 आपको एक एक चीज बड़ी बारीकी से बता रहा है। ये पुलिस चौकी है भागीरथपुरा की, ये बाथरूम है, यहाँ पर शौचालय है और यहीं का जो गंदगी पानी था उसका रिसाव हो रहा था, वो भी लीकेज था। और ये जो आप पाइपलाइन देख रहे हैं इसमें ये सारा की सारा गंदा पानी जा रहा था कि 6 महीने पहले मेयर को इस बात की शिकायत मिली थी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंदौर में दूषित पानी पीने से लोगों की मौत के मामले में टीवी 9 भारतवर्ष को चौंकाने वाली जानकारी पता चली है। हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता के मुताबिक भागीरथपुर के लोग पिछले 6 महीने से दूषित पानी पी रहे थे। वहां के लोगों ने नगर निगम के साथ सीएम हेल्पलाइन पर भी इस मामले की शिकायत की। 6 महीने पहले इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने पाइपलाइन बदलने के लिए टेंडर जारी किया, लेकिन सिस्टम की लापरवाही की वजह से वो टेंडर आज तक स्वीकृत नहीं हुआ है।
आरोप है कि नगर निगम के कुछ अधिकारी पाइपलाइन के टेंडर में भ्रष्टाचार करना चाहते थे, इसीलिए किसी भी ठेकेदार को टेंडर नहीं मिल पाया। अगर 6 महीने पहले यह पाइपलाइन बदल जाती तो शायद दूषित पानी से किसी की मौत नहीं होती। अब इंदौर के मेयर ने निगम कमिश्नर को जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर 6 महीने से टेंडर क्यों नहीं दिए गए। सवाल खड़ा होता है कि इस मामले में FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए। अब इस मामले में सियासी फाइट भी काफी तेज हो चुकी है। ये रील देखिए। इंदौर को उन्होंने पानी में जहर दिया। हमारे अपने मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि 4 मौतें हुई, मतलब मौतों को छुपाना क्या एक मुख्यमंत्री का दायित्व ये था? आपका मंत्री पत्रकार जब सवाल करता है तो उनको गालियां देता है। उस मंत्री को हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए? उनका इस्तीफा लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? आप क्यों नहीं पनिशमेंट देना चाहते उन अधिकारियों को जिनके कारण उन पर मुकदमा दर्ज करो हत्या, गैर इरादतन हत्या का? हमारी प्राथमिकता है कि लोगों को इलाज अच्छा मिले, समय पर मिले, इस पे हम फोकस कर रहे हैं। देखिए, जब आपदा आती है तो सबको साथ में ही चलना चाहिए। हम तो जब आपदा में तो जनता परेशान होती है, जनता में कौन कांग्रेस है कौन बीजेपी, ये तो नहीं है। ये शहर तो वो है इंदौर जहाँ पर कई बार अवार्ड मिला है वहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, और वहाँ ड्रिंकिंग वाटर की ये स्थिति हो कि जिन्होंने पिया उसकी जान चली गई हो और कई लोग बीमार हैं। और जब इससे सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब न दे करके किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। इंदौर से जो रिपोर्ट आई है कि 10 लोगों की मौत हो गई है गंदे पानी की वजह से, मुझे लगता है कि ये काफी है मुख्यमंत्री को अपनी पद से इस्तीफा देने के लिए। इस खबर का एक नहीं बल्कि 2 कड़वे पहलू हैं। एक तरफ नलों से आ रहा गंदा और जहरीला पानी है जो सीधे लोगों के शरीर में जहर घोल रहा है, और दूसरी तरफ वो सरकारी सोच है जिसमें आम लोगों की जिंदगी सिर्फ आंकड़ों का मायाजाल है। हैरानी इस बात की नहीं है कि ऐसा हो रहा है, हैरानी इस बात की है कि ये सब देश के सबसे स्वच्छ शहर में हो रहा है। उस शहर में हो रहा है जो स्वच्छता के नाम पर चमचमाती ट्रॉफियां लेता है, दफ्तरों में स्वच्छता की रैंकिंग वाली ट्रॉफियां सजाता है, लेकिन नल से निकलने वाला पानी बता रहा है कि स्वच्छता की ट्रॉफी नकली है। सवाल उठता है कि क्या सफाई का मतलब सिर्फ कूड़ा उठाना है या लोगों को जहरीले पानी से बचाना भी है? विडंबना यह है कि शहर साफ है लेकिन व्यवस्था की सोच सड़ चुकी है। यहां इंसान नहीं नंबर मायने रखते हैं, और जब तक जिंदगी को आंकड़ों से तौला जाएगा तब तक जहर सिर्फ पानी में नहीं सिस्टम में भी बहता रहेगा। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। फिक्र में अब डेटा कैप्सूल के सेवन का वक्त आ चुका है। इस ज्ञानवर्धक कैप्सूल में आज का टॉपिक न्यायपालिका की उपलब्धि से जुड़ा है, उस रिकॉर्ड से जुड़ा है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। भले ही हमारे सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कम हो, लेकिन 2025 में वहां जितने मामलों का समाधान हुआ वो दुनिया भर की सुप्रीम अदालतों के लिए नजीर है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश इस मामले में भारत से काफी पीछे हैं। 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित केस की संख्या 92,000 को पार कर गई। इनमें अदालत ने 75,000 से ज्यादा मामलों का समाधान किया, यानी स्ट्राइक रेट लगभग 82%। अगर अमेरिका जैसे सुपर पावर से तुलना करें तो वहां के सुप्रीम कोर्ट में हर साल 5,000 से 7,000 याचिका दाखिल होती हैं, जिनमें सिर्फ 70 से 80 मामलों में ही बहस हो पाती है। इसी तरह यूके के सर्वोच्च न्यायालय में 200 से कुछ ज्यादा केस आए और फैसला सिर्फ 50 मुकदमों में ही हो पाया। इसके ठीक उलट भारतीय सुप्रीम कोर्ट में 1400 बड़े फैसले सुनाए गए और हजारों आदेश देकर मामलों का निपटारा किया, जबकि आबादी के अनुपात में यहां जजों की संख्या दुनिया से काफी कम है। भारत में 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 21 जज हैं। अमेरिका में इतनी ही जनसंख्या पर 150 जज काम कर रहे हैं, यानी अमेरिका के मुकाबले लगभग 8 गुना कम। यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट की है, जहां सीजीआई को मिलाकर कुल जजों की संख्या सिर्फ 34 है। अगर देश की जनसंख्या 140 करोड़ मानकर अंदाजा लगाएं तो 4 करोड़ की आबादी पर सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ 1 जज है। निष्कर्ष यह है कि विकसित देशों के मुकाबले या भले ही जजों की संख्या ना के बराबर, फिर भी
भारतीय सुप्रीम कोर्ट दुनिया भर की न्यायपालिका के लिए एक मिसाल पेश करने में सफल रहा है। 75,000 से ज्यादा केसेस का निपटारा, सोचिए जरा, जिसके बारे में अमेरिका और यूके जैसे देशों की सर्वोच्च अदालतों के लिए सोच पाना भी असंभव है। खैर, फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी की। ट्रंप के साथ इनकी आपको याद होगा काफी कुछ हुआ था, लेकिन ये क्या हो रहा है? ये तो कोई ट्यूब स्टेशन दिखाई दे रहा है। यही है कहानी। जोहरान ममदानी ने आज 1 जनवरी को ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में न्यूयॉर्क के मेयर का पद संभाला है। वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई मूल के और अफ्रीका में जन्मे मेयर हैं। यह समारोह 2 हिस्सों में हुआ। इसमें कुरान का इस्तेमाल किया गया, जो न्यूयॉर्क के मेयर के लिए पहली बार है। यह समारोह न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर के नीचे एक पुराने बंद पड़े सबवे स्टेशन ओल्ड सिटी हॉल में आधी रात को हुआ है। यह देखिए जरा, इसकी हिस्ट्री हम आपको बताने वाला है, बड़े इंटरेस्टिंग है। पहले फुल फ्रेम पे दिखाइए तो एक बार जरा। 34 वर्ष के ममदानी को न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल और उनकी राजनीतिक सहयोगी लेटिशिया जेम्स ने शपथ दिलाई है। यह देखिए जरा। गौर करने वाली बात यह है कि ममदानी के साथ उनकी पत्नी थी, जिनके हाथ में 2-2 कुरान थी। इसमें से एक कुरान ममदानी के दादाजी की थी, जबकि दूसरी न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से उधार ली गई लगभग 200 साल पुरानी कुरान थी। यह पुरानी कुरान प्रसिद्ध ब्लैक इतिहासकार और लेखक आर्थुरो शोमबर्ग की थी। शोमबर्ग मुस्लिम नहीं थे, लेकिन उन्होंने अफ्रीकी मूल के लोगों के योगदान को दस्तावेज करने के लिए यह कुरान अपने संग्रह में रखी थी। 1926 में शोमबर्ग ने अपना 4000 किताबों का संग्रह न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी को बेचा, जिससे शोमबर्ग सेंटर फॉर रिसर्च इन ब्लैक कल्चर बना। लाइब्रेरी ने ममदानी के इस चुनाव की तारीफ की, क्योंकि यह कुरान न्यूयॉर्क के एक महान विद्वान से जुड़ी हुई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर शपथ के लिए ओल्ड सिटी हॉल सबवे स्टेशन क्यों चुना गया? यह जगह चुनने के पीछे कई प्रतीकात्मक और राजनीतिक कारण हैं। ममदानी ने खुद और उनके कार्यालय ने इसे स्पष्ट रूप से बताया। देखिए, 1904 में खुला ये स्टेशन पहली सबवे लाइन का फ्लैगशिप स्टेशन था। इसमें खूबसूरत टाइल वाली मेहराबें, झूमर और ऊंची छतें हैं। यह स्टेशन 1945 से बंद है और सिर्फ स्पेशल टूर के लिए खुलता है। ममदानी इसे पुरानी महत्वाकांक्षा को फिर से जगाने का प्रतीक मानते हैं। यह न्यूयॉर्क वासियों के समर्पण को दिखाता है, जो रोज सबवे से चलते हैं। यह ग्रेट इक्वलाइजर कहलाता है, जहां अमीर और गरीब एक साथ यात्रा करते हैं। सबवे शहर को जोड़ता है और वैसा शहर दिखता है जैसा ममदानी चाहते हैं। कहा जाता है कि स्टेशन के बंद होने की वजह इसका काफी घुमावदार होना था, साथ ही लंबी ट्रेनों के इस्तेमाल के लायक नहीं था। तो भी आप भी फिक्र की इस रील में देखिए कि आखिर शपथ ग्रहण के बाद जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क के लिए क्या सपना देखा है। Congratulations, Mr. Mayor. अब आपको चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एकीकरण संदेश सुनाते हैं। नए साल पर दिए गए जिनपिंग के इस एकीकरण संदेश को हमने चीन के अतिक्रमण वाले इतिहास में झांकते हुए डिकोड किया है। हमें चीन के इस एकीकरण वाले संदेश में विस्तारीकरण वाली चाल साफ दिख रही है। चीन की जमीन हड़पने वाली भूख फिर से नजर आई है। चीन के लिए कहा भी जाता है, भूखा चीन जमीन निकलता है, और अब यही भूखा चीन ताइवान की जमीन को निगलना चाहता है, वो भी इस साल में। असल में नए साल के मौके पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने देश को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने आर्थिक, सामाजिक, रणनीतिक तमाम तरह की बातें की, चीन के विकास की बातें की, लेकिन अपने भाषण में मातृभूमि और एकीकरण 2 ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिसे सुनकर ताइपे में हड़कंप मच गया है। जिनपिंग ने धमकी दी है ताइवान स्ट्रेट के दोनों रहने वाले चीनी लोगों के बीच खून और रिश्तेदारी का संबंध। हमारी मातृभूमि का फिर से एकीकरण का समय आ चुका है, ये उन्होंने कहा है, और इस एकीकरण को अब रोका नहीं जा सकता है। जिनपिंग ने जब एकीकरण की बात की तो इसे चीन में ताइवान के विलय वाले डेंजर इरादे से जोड़कर देखा जा रहा है। एक बार सुनते हैं शी जिनपिंग का संदेश, फिर ये भी जानेंगे कि ताइवान पर चीनी हमले का वो साल क्या हो सकता है।
और चीनी कब्जा इतना मुश्किल क्यों होगा? जिनपिंग ने यह भी कहा है कि ताइवान पर चीन की नीति सख्त और नॉन नेगोशिएबल है। ताइवान के लिए चीन की खतरनाक मंशा को सिलसिलेवार ढंग से समझने की कोशिश करते हैं शी जिनपिंग के संबोधन से पहले चीनी सेना ने ताइवान को चारों ओर से घेरकर अभ्यास किया, सैन्य अभ्यास। दिसंबर के आखिरी दिनों में चीनी सेना ने इस अभ्यास को जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया था। इस सैन्य अभ्यास में चीनी युद्धपोत, लड़ाकू विमान, मिसाइल फायरिंग और समुद्री नाकेबंदी जैसा प्रयोग किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव बताया गया था ताइवान को लॉकडाउन करना। चीन ने दिखाने की कोशिश की कि वो ताइवान पर अटैक की पावर रखता है, बाहरी हस्तक्षेप को रोकने के लिए तैयार है। इस युद्धाभ्यास के अलावा 29 और 30 दिसंबर को 130 चीनी सैन्य विमान भी और ड्रोन भी ताइवान के पास देखे गए थे। यह सैन्य अभ्यास एक दिन का था। इसके बाद 31 दिसंबर को जिनपिंग सामने आए और उन्होंने ताइवान के चीन में विलय का ऐलान कर दिया। जिनपिंग के संदेश को अब ताइवान के साथ साथ पश्चिमी देश भी डिकोड कर रहे हैं। ट्रंप ने भले ही इस युद्धाभ्यास को रूटीन बताया, लेकिन पेंटागन की नई रिपोर्ट कहती है कि चीन 2027 में ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। चीन को रोकने के लिए ताइवान ने भी मजबूत योजना बनाई है। ताइवान की नई रणनीति देखने से पता चलता है कि वो चीन से मुकाबले के लिए असीमित युद्ध क्षमता को बढ़ा रहा है। दिसंबर के महीने में ही अमेरिका ने ताइवान को सुरक्षा के लिए करीब 11.1 अरब डॉलर के हथियार की सप्लाई की मंजूरी दे दी है। इसमें हाइमार्स हैं, हॉटजियर्स हैं, जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें और ड्रोन जैसे प्रमुख हथियार भी शामिल हैं। इसके अलावा ताइवान का सामान्य रक्षा खर्च सालाना लगभग 19 अरब डॉलर है, जबकि नवंबर के महीने में ही ताइवान ने चीन को चुनौती देने के लिए अगले 8 वर्षों में रक्षा खर्च के लिए करीब 40 अरब डॉलर का स्पेशल बजट पेश किया है। यह कॉपी बुक बिल्कुल वैसे ही दिखाई दे रही है जैसा यूक्रेन के साथ हुआ था, यानी ताइवान अब पूरी तरह से यूक्रेन वाले मोड में आ चुका है। चीन ने जंग छेड़ी तो ताइवान युद्ध को लंबा लड़ने का इरादा रखता है। अमेरिका की मदद से चीन को फुल चुनौती देने का मन बना चुका है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए क्या कुछ करेगा वो हम इस रिपोर्ट में आपको बताने वाले हैं। अब तक आप कंटेंट को ड्राफ्ट करने में, म्यूजिक बनाने में, वीडियोस बनाने में और बाकी कई तरह के क्रिएटिव कार्यों में एआई की मदद ले रहे हैं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इस साल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीधे आपके जीवन से जुड़ने वाली है। आपकी रोजमर्रा की जरूरतों वाली ज्यादातर चीजें एआई से लैस हो जाएंगी। कुछ कंपनियां एआई पावर्ड चश्मे बनाने पर काम कर रही हैं। ये चश्मे हर उस बात को याद रखेंगे जो आप किसी के साथ करते हैं। इसके अलावा ये चश्मे रियल टाइम ट्रांसलेशन, मैप नेविगेशन, नोटिफिकेशन, मैसेज, म्यूजिक, फोटो, वीडियो, एआई असिस्टेंट जैसे काम करेंगे। इसके अलावा 2026 में एआई तकनीक से लैस हाउसकीपिंग रोबोट भी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। इस तरह के कई रोबोट विदेशों में अलग अलग तरह के काम संभाल रहे हैं और अब ये कोशिश की जा रही है कि उनके जरिए लोगों का काम आसान किया जाए, फिर चाहे सफाई करना हो, कपड़े धोना हो, खाना पकाना हो या फिर अलमारियों में रखी चीजें ठीक से सॉर्ट करना हो, सब कुछ रोबोट कर सकते हैं। अमेरिकी रोबोट कंपनी 1X ने 28 अक्टूबर 2025 को एक ऐसा ही रोबोट लॉन्च किया। नियो नाम का ये रोबोट रोजमर्रा के काम खुद ब खुद करता है और पर्सनली असिस्ट भी करता है। 2026 में आपके घर के आईने को भी एआई कंट्रोल कर सकता है, यानी एआई तकनीक से लैस स्मार्ट मिरर इस साल लॉन्च हो सकते हैं। ये ऐसे मिरर हैं जिनके सामने खड़े होकर तैयार होते हुए आप कमांड दे सकते हैं। कमांड देकर घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑन या ऑफ करवा सकते हैं। मिरर के सामने अगर आप कुछ कपड़े लेकर खड़े होंगे तो ये स्मार्ट मिरर आपको सलाह भी देगा कि क्या पहनना चाहिए और कैसे तैयार होना चाहिए। चीनी कंपनी वर्कऑन एआई से लैस ये आईना तैयार कर रही है। इसके अलावा 2026 में वो सीक्रेट एआई डिवाइस भी लॉन्च होगा जिस पर ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और एप्पल के पूर्व चीफ डिजाइनर जॉनी आइव लंबे वक्त से काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को काफी गुप्त रखा गया है, लेकिन अब इसकी कुछ अहम जानकारियां लीक हुई हैं। इस डिवाइस को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन जो ताजा लीक है उसके आधार पर कहा जा रहा है कि एक पेन जैसा डिवाइस हो सकता है, एक ऐसा पेन जो हाथ से लिखे नोट्स को सीधे डिजिटल टेक्स्ट में बदल सकता है। हालांकि कुछ लोग इस दावे को अफवाह बता रहे हैं। हालांकि सैम ऑल्टमैन और जॉनी आइव का कहना है कि उनका ये एआई डिवाइस आईफोन से भी ज्यादा सरल होगा और तकनीक में भी उन्नत होगा।